Good morning. Myself Dr. Rashmi Saxena and I am from Government MH College of Home Science and Science, जबलपुर। और आज का मेरा जो टॉपिक है वो है मास स्पेक्ट्रोमेट्री। मास स्पेक्ट्रोमेट्री पर मेरे 2 लेक्चर्स हैं। आज एक लेक्चर है और दूसरा लेक्चर कल इसी समय 10 बजे से होगा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये 2 दिन के लेक्चर के बाद में आपको क्या क्या चीज़ें समझ में आना चाहिए और आप किस चीज़ों में एक्सपर्ट हो जाएंगे। सबसे पहली चीज़ जो आपको समझ में आएगी वो ये है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी की इम्पोर्टेंस क्या है इतनी ज़्यादा कि आप लोगों को एमएससी में फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 4th सेमेस्टर तक स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स पढ़ाई जाती हैं। दूसरी चीज़ आप देखेंगे कि यहाँ पर पहले मैंने लिखा है मास स्पेक्ट्रोमेट्री और बाकी टेक्निक्स को हम स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। ऐसा क्यों करते हैं ये भी आपको समझ में आएगा। और थर्ड पार्ट है जो कि पूरा डिटेल इन मास स्पेक्ट्रोमेट्री। तो हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स क्यों इतनी इम्पोर्टेंट हैं। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में या किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर हमें डिटरमिन करना हो, जिसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर एल्यूसिडेशन, उसके लिए जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दूसरा पार्ट, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक से हम कंपाउंड की प्योरिटी भी जांच सकते हैं और कोई अननोन कंपाउंड है उसका हम आइडेंटिफिकेशन भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो स्पेक्ट्रोस्कोपी आप पढ़ते हैं जो एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर में है वो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ाई जाती है। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक्चुअली स्पेक्ट्रोस्कोपी में देयर इज अ इंटरैक्शन ऑफ मैटर विथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और उस इंटरैक्शन से क्या क्या मॉलिक्यूल में चेंजेस होते हैं और उसका जो डेटा मिलता है उससे हम इंटरप्रिटेशन करते हैं वेरियस फीचर्स रिगार्डिंग द मॉलिक्यूल। तो अल्ट्रावायलेट विजिबल, जैसे कि स्पेक्ट्रोस्कोपी का नाम है, इसमें मैटर का इंटरैक्शन अल्ट्रावायलेट और विजिबल रेडिएशन से साथ किया जाता है और जब इस मैटर का इंटरैक्शन होता है तो जो कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक चेंजेस होते हैं और उस इलेक्ट्रॉनिक चेंजेस के डेटा को स्टडी करके हम ये बता सकते हैं कि हमारा जो कंपाउंड है उसमें कॉन्जुगेशन कितना है। तो एक बहुत इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि वो सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है तो उसमें कितना अनसैचुरेशन है, कॉन्जुगेशन है कि नॉन कॉन्जुगेटेड कंपाउंड है। ये सब इंफॉर्मेशन हमें यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी से मिलती है। इसके बाद सेकेंड सेमेस्टर में आपको पढ़ाया जाता है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। जैसा कि नाम बताता है इंफ्रारेड, यहाँ पे जो हमारे कंपाउंड है उनका इंटरैक्शन आईआर रेडिएशन से कराया जाता है। आईआर रेडिएशन 2.5 माइक्रोन से 15 माइक्रोन के बीच के जो रेंज है वो रेंज को चूज करते हैं और इससे जो इसके इंटरैक्शन से जो मॉलिक्यूल में चेंजेस होते हैं वो रोटेशनल और वाइब्रेशनल चेंजेस होते हैं। इस डेटा से जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो रिगार्डिंग फंक्शनल ग्रुप, कि कौन सा हमारा फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड में, मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है। इसके लिए आपको लैब में टेस्ट ट्यूब लेके खड़े होके टेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्पेक्ट्रा देख के हम बता सकते हैं कि हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, किस क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को वो बिलोंग करता है। जैसे ये प्रेजेंट स्पेक्ट्रा में मालूम पड़ रहा है कि किसी एसिड का है क्योंकि यहाँ पे हमें OH का बैंड भी दिख रहा है और कार्बोनल बैंड भी दिख रहा है, मतलब ये किसी स्पेक्ट्रा जो है ये किसी कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है उस कंपाउंड के अंदर। तीसरी स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो 3rd सेमेस्टर में पढ़ाई जाती है, NMR, प्रोटॉन NMR, और 4th सेमेस्टर में C13 NMR पढ़ाया जाता है। NMR की स्टडीज हमको पूरा कार्बन और हाइड्रोजन स्केलेटन क्या है मॉलिक्यूल का उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। कि प्रोटॉन NMR से हमको ये मालूम पड़ जाता है कि कितने तरह के प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं हमारे कंपाउंड में, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इक्विवेलेंट, नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं। फिर
किस टाइप के हैं, कितने हैं, किस टाइप के हैं, और उनके जो कपलिंग होती है उससे हम बता सकते हैं उनकी पोजीशन क्या है इन द मॉलिक्यूल। इसी तरह से C13 से हमें इक्विवेलेंट नॉन इक्विवेलेंट कार्बन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। इट मींस NMR स्टडी से हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है रिगार्डिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर स्केलेटन के बारे में। वो इन सभी टेक्निक में जो हमने UV देखा, IR देखा, NMR देखा, बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। UV ने हमको अनसैचुरेशन बता दिया, कॉन्जुगेशन बता दिया, IR ने फंक्शनल ग्रुप बता दिया, NMR ने कंप्लीट, NMR ने हमको मॉलिक्यूल का एक स्केलेटन बता दिया हाइड्रोजन कार्बन के रेफरेंस में। पर एक जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है मॉलिक्यूलर वेट, वो अभी तक किसी स्पेक्ट्रोस्कोपी से हमको मालूम नहीं हुआ। मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन के लिए ओल्ड मेथड हुआ करते थे, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, पर वो मेथड्स जो हैं वो बहुत प्रिसाइज मेथड्स नहीं हैं और उससे हम एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड का नहीं निकाल पाते। तो उसके लिए आंसर है मास स्पेक्ट्रोमेट्री। मास स्पेक्ट्रोमेट्री से बहुत ही प्रिसाइज, जब मैं कह रही हूँ प्रिसाइज मॉलिक्यूलर वेट मीन्स, आप ध्यान से सुने कि मॉलिक्यूलर वेट अप टू द 4th प्लेस ऑफ डेसिमल तक हम करेक्ट निकाल सकते हैं। तो जो मास स्पेक्ट्रोमेट्री है ये मॉलिक्यूलर वेट हमको एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर वेट बताता है। जब हमें मॉलिक्यूलर वेट की इंफॉर्मेशन मिल गई तो हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा। हम स्ट्रक्चर आइडेंटिफिक और मास स्पेक्ट्रोमेट्री का यूज हम स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन और एनालाइट की आइडेंटिफिकेशन के लिए भी करते हैं, और स्ट्रक्चर एल्यूसिडेशन में तो यदि मॉलिक्यूलर वेट मालूम पड़ गया, और जो अभी हम आगे देखेंगे कि उसके फ्रेगमेंट आयन जो होते हैं उनके द्वारा हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि चारों जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स हैं, UV, IR, NMR, मास, इसका डेटा अगर हमारे पास में है तो इट इज वेरी हेल्पफुल इन स्ट्रक्चर एल्यूसिडेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स। सबसे पहले हम मास स्पेक्ट्रोमीटर क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किस तरह से आगे बढ़ेंगे स्पेक्ट्रा हमको मिलेगा, उसके लिए सबसे पहली चीज़ है जिसको बहुत अच्छे से ध्यान से समझें कि मास स्पेक्ट्रोमीटर क्या है, कितने पार्ट्स हैं और क्या होता है उसमें। तो मास स्पेक्ट्रोमीटर के 3 पार्ट्स हैं। एक होता है एम्प्यूल, दूसरा होता है आयनाइजेशन चैम्बर और तीसरा है आयन ट्यूब। ए पार्ट जो है वो एम्प्यूल है। इसका पे हम कंपाउंड लेते हैं और उसको हम हीट कर सकते हैं, क्योंकि मास स्पेक्ट्रा निकालने के लिए कंपाउंड जो है उसको गैसियस स्टेट में लाना होता है। तो एम्प्यूल जो है इसको हीट करने का प्रोविजन होता है, और कंपाउंड जो है, जो लिक्विड हम लेते हैं वो एम्प्यूल में ले लेते हैं और उसको हीट करते हैं, उसके गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करते हैं। जैसे ही गैसियस स्टेट में आया वो फिर आयन चैम्बर में चला जाता है, जिसको B से रिप्रेजेंट करा है मैंने। यदि कंपाउंड सॉलिड है तो एक प्रोब के द्वारा डायरेक्ट कंपाउंड को हम आयन ट्यूब में इंट्रोड्यूस करते हैं और वहां पर प्रोब को हीट करते हैं, जिससे सॉलिड जो है वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। कहने का मतलब ये कि जिनका की वेपर प्रेशर बहुत कम है, ऐसे कंपाउंड्स को हम डायरेक्ट आयन ट्यूब में प्रोब के द्वारा इंट्रोड्यूस करते हैं और हीट करके वहां पे उसको गैसियस स्टेट में कन्वर्ट किया जाता है। आयन ट्यूब में आप देखिए एक टर्म लिखा है इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन गन का फंक्शन है कि ये हमको इलेक्ट्रॉन्स देता है हाई एनर्जी जिसकी की एनर्जी 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स है, और उसमें कुछ प्लेट्स लगी हुई हैं। ये एक्सीलरेटर स्लिट्स हैं जिसके ऊपर पॉजिटिव पोटेंशियल है। तो आयनाइजेशन चैम्बर है, उसमें एक गन है जो कि हमें इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है। इलेक्ट्रॉन्स हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स है जिसकी एनर्जी 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स है, और उसमें प्लेट्स लगी हुई हैं जिसके ऊपर पॉजिटिव पोटेंशियल है, वेरी हाई पॉजिटिव पोटेंशियल।
अब आयनाइजेशन चैम्बर में जब इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि हाई एनर्जी के हैं, उससे बम्बार्ड किया जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड को। इन द गैसियस स्टेट में है हमारा कंपाउंड, तो जब बम्बार्डमेंट करते हैं तो वहां पे आयंस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अभी किस तरह से होता है वो भी हम बाद में देखते हैं, अभी सिर्फ पार्ट्स के बारे में बात करें। और तीसरा पार्ट जो है वो आयन ट्यूब है। आयन ट्यूब ऐसा सर्कुलर शेप में होती है, स्ट्रेट नहीं होती है, और उसके ऊपर एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। नाउ सी व्हाट हैपेंस इन आयनाइजेशन चैम्बर। ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि गैसियस स्टेट में है, उसको मैंने दिखाया है कि जो येलो कलर का है वो मॉलिक्यूल है हमारा, उसके ऊपर बम्बार्ड करा इलेक्ट्रॉन्स ने, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन है, उनके एनर्जी 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स है, और जब बम्बार्डमेंट हुआ तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन, जो मॉलिक्यूल है न्यूट्रल है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो मॉलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और एक ऑड इलेक्ट्रॉन बचेगा। यहां पर प्लीज ये ऑन करिएगा। यहां पे ये देखें कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ है बाहर, और दूसरी चीज ये हो सकती है कि इलेक्ट्रॉन कैप्चर हो जाए। अगर एक इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल ने ले लिया तो रेडिकल एनायन बनेगा, और अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो रेडिकल कैटायन बनेगा। तो अल्टीमेटली आयनाइजेशन चैम्बर में जब मॉलिक्यूल जो कि गैसियस स्टेट में है, जब उसको बम्बार्ड किया जाता है हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन जिसकी एनर्जी 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स है, तो मॉलिक्यूल जो कि न्यूट्रल है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो गया, बाहर निकल गया, तो उसके ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज आया, और क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है इसलिए एक ऑड इलेक्ट्रॉन बचा, और ये जो स्पीसीज बनी इसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर आयन। तो मॉलिक्यूलर आयन जो है वो रेडिकल कैटायन है। रेडिकल भी है, रेडिकल क्यों बोला, क्योंकि उसके ऊपर ऑड इलेक्ट्रॉन है, और कैटायन क्योंकि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब क्योंकि इतना ज्यादा एनर्जी हमने दी हुई है मॉलिक्यूल को, तो इनहेरेंट एनर्जी इतनी ज्यादा है कि जो मॉलिक्यूलर आयन है वो फिर से फ्रेगमेंट हो जाएगा, ब्रेकअप हो जाएगा डॉटर आयन में। डॉटर आयन में होगा तो एक कैटायन होगा और एक रेडिकल बनेगा। अब हमारा जो आयनाइजेशन चैम्बर था उसमें पॉजिटिव प्लेट्स लगी हुई हैं, जैसा पहले हमने इसमें देखा इस स्लाइड में कि आयनाइजेशन चैम्बर में प्लेट्स लगी हुई हैं, एक्सीलरेटर स्लिट्स लगी हैं जिसके ऊपर की पॉजिटिव पोटेंशियल है। अब यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर रेडिकल कैटायन बन गया, मॉलिक्यूलर आयन जो बना, वो तो पॉजिटिव प्लेट से एक्सेलरेट हो जाएगा इन आयन ट्यूब, पर जो नेगेटिव आयन बने, रेडिकल एनायन बना, वो पॉजिटिव प्लेट पर एब्जॉर्ब हो जाएगा, और जो सिर्फ रेडिकल है वो भी आगे एक्सेलरेट नहीं होगा। इट मीन्स टू से कि केवल कैटायन और रेडिकल कैटायन ही पॉजिटिव प्लेट से एक्सेलरेट होके आयन ट्यूब में आएंगे। एनायन, रेडिकल्स, ये सब आयनाइजेशन चैम्बर में ही रह जाएंगे, ये आयन ट्यूब में बाहर नहीं आ पाएंगे। अब जो आयन ट्यूब है उसमें सेपरेशन कैसे होता है, जैसे अभी मैंने बताया आपको कि आयन ट्यूब में केवल सिर्फ पॉजिटिव आयंस, दैट इज कैटायन या रेडिकल कैटायन ही पहुंचेंगे, नेगेटिव आयंस और रेडिकल्स नहीं पहुंचेंगे। जैसे ही ये आयन ट्यूब में आएंगे, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लगाई हुई है। ये मैग्नेटिक फील्ड जो सारे के सारे आयंस एक साथ आ रहे हैं, सबके ऊपर मास अलग, सबका मास अलग है और उसका चार्ज अलग है, तो m/e मास बाय चार्ज रेशो के आधार पर उनको डिफरेंट, उनको सेपरेट कर देता है। ठीक है, तो जिसका सबसे ज्यादा मास होता है
उसका डिफ्लेक्शन सबसे कम होगा, और जिसका सबसे कम मास बाय चार्ज रेशियो होता है उसका डिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा होगा। इस प्रकार से ऑन द बेसिस ऑफ मास बाय चार्ज रेशियो मैग्नेटिक एनालाइजर जो है वो आयंस को सेपरेट करता है। इसके बाद आयंस जो हैं वो आयन ट्यूब से निकल के वहां पे कलेक्टर पे आएंगे, कलेक्टर पे करंट होगा और वो करंट हमारे स्पेक्ट्रा में ट्रांसफर हो जाएगा। इस प्रकार से तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसके दो, बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो कि आयनाइजेशन चैम्बर है, जिसमें कि हम गैसियस स्टेट में कंपाउंड को हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन के साथ, जिसकी एनर्जी 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, उससे हम बम्बार्ड करते हैं। आयनाइजेशन आयनाइजेशन जो है, एक इलेक्ट्रॉन को अगर हम निकालते हैं उसके लिए 10 to 15 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी लगती है सिर्फ, पर हम एनर्जी दे रहे हैं 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब कि वहां पे इनहेरेंट एनर्जी उस जो रेडिकल कैटायन बना है, मॉलिक्यूलर आयन बना है, उसके पास बहुत ज्यादा होगी, और इसीलिए वो आगे डॉटर आयंस में जो आयंस फ्रेगमेंट आयन बनते हैं उसको हम डॉटर आयंस बोलते हैं, उसमें फ्रेगमेंटेशन उसका हो जाएगा और कैटायंस बनेंगे। तो आयनाइजेशन चैम्बर में जितने भी आयंस बन रहे हैं सिर्फ कैटायंस और रेडिकल कैटायंस आयन ट्यूब में आएंगे। आयन ट्यूब में आने के बाद जो मैग्नेटिक एनालाइजर है वो उनको मास बाय चार्ज रेशियो पर उनको सेपरेट करेगा। एट ए वन पॉइंट कलेक्टर पे पहुंचने वाले आयंस केवल एक ही मास बाय चार्ज रेशियो के होंगे, जिनका कि समान मास बाय चार्ज रेशियो है, वही आयंस एक बार में कलेक्टर पे पहुंचेंगे और वहां पे करंट होगा और उसका रिकॉर्डिंग होगी। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर। यहाँ पर अब एक इक्वेशन है जिसके के द्वारा हम समझा सकते हैं कि एनालाइजर में किस बेसिस पे, किस इक्वेशन के बेसिस पे इनका सेपरेशन हो रहा है। काइनेटिक एनर्जी हम सभी जानते हैं E इज इक्वल टू हाफ mv² है, जहां पे m इज अ मास, v इज द वेलोसिटी। पोटेंशियल एनर्जी E दैट इज अ चार्ज, और कैपिटल V जो है वो है वोल्टेज। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी दैट इज E चार्ज, V capital V is the potential, then half mv² के बराबर होगा। v² निकाल लिया, velocity will be equal to 2e that is the charge, v is the voltage divided by mass. This is first equation. अब जैसा कि हमने देखा कि आयंस जो हैं वो एक आयन ट्यूब में जा रहे हैं। आयन ट्यूब हमारी सर्कुलर है, स्ट्रेट नहीं है। कोई भी चीज जब सर्कुलर मोशन में आती है तो उसके ऊपर दो फोर्सेस वर्क करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स। तभी वो, जब ये दोनों फोर्सेस बराबर होंगे तभी वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। अगर ये दोनों इक्विलिब्रियम में नहीं है तो वो ट्रैजेक्टरी बाहर निकल जाएगा। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv² अपॉन r और सेंट्रीपिटल फोर्स E कैपिटल B एंड स्मॉल v। कैपिटल B इज द फील्ड स्ट्रेंथ और R जो नया हमारा एक और पैरामीटर आया दैट इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन। तो जो आयंस आयन ट्यूब में आए वो सर्कुलर मोशन में हैं, और सर्कुलर मोशन में जब है तो उसके ऊपर दो फोर्सेस वर्क कर रहे हैं, एक है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और दूसरा है सेंट्रीपिटल फोर्स। ये इक्विलिब्रियम में है तभी वो सर्कुलर मोशन में है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv² अपॉन r, सेंट्रीपिटल फोर्स E, B दैट इज द फील्ड स्ट्रेंथ। कौन सी फील्ड स्ट्रेंथ? जो कि मैग्नेटिक फील्ड हमने लगाई है उसकी फील्ड स्ट्रेंथ, और R इज द रेडियस। इसमें से इस इक्वेशन को अगर हम V के टर्म से बाहर निकालें तो V इज इक्वल टू EBR अपॉन M। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब इक्वेशन नंबर 1 हमारी थी v² इज इक्वल टू EV अपॉन M, और जो सेकेंड इक्वेशन निकली वहां पे वेलोसिटी इज इक्वल टू E चार्ज, B इज द फील्ड स्ट्रेंथ, R इज द रेडियस, M इज द मास। इन दोनों इक्वेशन को जब हम कंबाइन कर देते हैं तो हमको ये इक्वेशन मिलती है, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे
इन टर्म्स ऑफ मास बाय चार्ज, तो हमारा जो फाइनल इक्वेशन आएगी मास बाय चार्ज इज इक्वल टू बी स्क्वायर, दैट इज द फील्ड स्ट्रेंथ का स्क्वायर, आर रेडियस का स्क्वायर अपॉन 2 एंड वी दैट इज द वोल्टेज। अब इस टर्म्स में देखिए कि मास बाय चार्ज जो है वो रेडियस जो कि एक फिक्स्ड है, एक ही तरह का इंस्ट्रूमेंट है तो उसका जो आयन ट्यूब है उसका रेडियस जो होगा वो फिक्स होगा, तो आर हमारा कांस्टेंट हो गया। अब हमारे पास दो वेरिएबल्स बचे, या तो हम मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को चेंज कर सकते हैं या हम वोल्टेज जो एक्सेलरेशन प्लेट्स हैं उसके वोल्टेज को हम चेंज कर सकते हैं। इनमें से अगर हम किसी एक चीज को फिक्स कर दें तो हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया, बट आर फिक्स्ड है, हमने यहाँ पे एक्सेलरेटिंग वोल्टेज को फिक्स कर दिया, देन हमारे पास चेंज क्या कर सकते हैं, हम चेंज कर सकते हैं मैग्नेटिक एनालाइज, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम चेंज कर सकते हैं। तो मैग्नेटिक स्कैन क्या हो जाएगा, जहां पर मैग्नेटिक स्कैन इंस्ट्रूमेंट वो होगा जहां पे वोल्टेज फिक्स्ड है और हम क्या चेंज कर रहे हैं, वी आर एबल टू चेंज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सो इट विल बी नोन एज मैग्नेटिक स्कैन। दूसरे टाइप का इंस्ट्रूमेंट होगा जहां पे वोल्टेज स्केल, जहां पे वोल्टेज हम चेंज कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को हमने फिक्स कर दिया, तो वोल्टेज स्कैन इंस्ट्रूमेंट हो गया। तो इन दोनों ही केसेस में जो आयंस का सेपरेशन होगा इट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ मास बाय चार्ज रेशियो, और एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम एक ही मास बाय चार्ज रेशियो के आयंस जो हैं वो कलेक्टर पे पहुंचेंगे और जो करंट जनरेट होगा वो हमें स्पेक्ट्रा के रूप में रिकॉर्ड हो जाएगा। ये एक और इंस्ट्रूमेंट है जो कि डबल फोकसिंग मास स्पेक्ट्रोमीटर है। अभी जो हमने मास स्पेक्ट्रोमीटर देखा वो सिंगल फोकसिंग मास स्पेक्ट्रोमीटर था। सिंगल फोकसिंग, फोकस करने वाला जो एलिमेंट था जैसे मैग्नेटिक फील्ड थी सिर्फ, ये है डबल फोकसिंग, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के साथ में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालाइजर भी है, इसलिए हम इसको डबल फोकसिंग मास स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालाइजर का फंक्शन है कि जिनकी एबनॉर्मल ट्रांसलेशनल एनर्जी होगी उसको ये बाहर निकाल देगा। तो ये सेपरेट करता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एनर्जीज, ट्रांसलेशनल एनर्जी। इसमें सबसे ज्यादा याद रखने वाली बात जो है, जो कि हमें जिसकी आगे जरूरत पड़ने वाली है, इसमें आप देखिए 3 पार्ट्स मैंने दिखाए हैं। फील्ड फ्री रीजन नंबर 1, दैट इज बी पार्ट जो है हमारा वो है आयनाइजेशन चैम्बर, और सी जो है वो आयन ट्यूब है। इस आयन ट्यूब में एक लगा हुआ है पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालाइजर और दूसरा लगा हुआ है मैग्नेटिक एनालाइजर। अब जो आयनाइजेशन चैम्बर है और इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालाइजर के बीच में जो आयन ट्यूब का पार्ट है वो है फील्ड फ्री रीजन। वहां पे किसी तरह की फील्ड नहीं है, ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है ना वहां पे मैग्नेटिक फील्ड है। उस पार्ट को हम कहेंगे फील्ड फ्री रीजन नंबर 1। इसी तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालाइजर और मैग्नेटिक एनालाइजर जो है इसके बीच का जो हिस्सा है आयन ट्यूब का, उसको हम कहेंगे फील्ड फ्री रीजन 2। इसी तरह से तीसरा पार्ट है मैग्नेटिक एनालाइजर और एम्पलीफायर रिकॉर्डर के बीच में, कलेक्टर के बीच में जो पार्ट है उसे हम कहेंगे फील्ड फ्री रीजन 3। ये 3 रीजन्स हम याद रखेंगे क्योंकि इसके हमें आगे जरूरत पड़ने वाली है इस कंसेप्ट की। अब हम आते हैं मॉलिक्यूलर आयन और ये किस तरीके से बनते हैं। अभी मैंने आपको ये बताया कि जो मॉलिक्यूल है एज ए होल उसमें इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो जब उसमें बम्बार्ड किया 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन के, तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया और रेडिकल कैटायन बन गया। अब सवाल ये उठता है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। उसका सिंपल थंब रूल ये है, जो सबसे लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो सबसे आसानी से बाहर निकल जाएगा।
तो पहला एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया है अल्कोहल का। यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड है, पर ऑक्सीजन पे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। हमें ये मालूम है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं सबसे लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जब हम बम्बार्ड करेंगे तो जो निकलने वाला एक इलेक्ट्रॉन होगा वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीजन है उसमें से निकल जाएगा। ये अगर किसी फिजिकल केमिस्ट्री वाले से कहेंगे या फिजिक्स वाले से बात कहेंगे कि बोलेंगे कि ये ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जब आप इतनी एनर्जी दे रहे हो तो कोई सा भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकता है। दिस इज ट्रू, बट हमको आगे फ्रेगमेंटेशन बताना है, इसलिए हम ये बता रहे हैं यहाँ पर कि कौन सा इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, क्योंकि आगे का फ्रेगमेंटेशन कैसा होगा उसका हमें मैकेनिज्म देना है एज ए ऑर्गेनिक केमिस्ट। तो यहाँ पे इसलिए हम लोग स्पेसिफिकली बता रहे हैं कि कौन सा इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, क्योंकि इससे हमें आगे मैकेनिज्म लिखने में आसानी होगी। तो बाकी सब सिग्मा इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसका इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकल जाएगा। और वहां पे एक, अब ऑक्सीजन पे जो दो पेयर थे उसमें से एक पेयर में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और इसको हम कहेंगे यहाँ पर दिस इज मॉलिक्यूलर आयन। मॉलिक्यूलर आयन को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से। ये नोटेशन है मास स्पेक्ट्रोमेट्री में, कैपिटल एम, और उसको पॉजिटिव चार्ज लगाया, साथ में एक ऑड इलेक्ट्रॉन लगाया, इसका मतलब रेडिकल कैटायन है। अगर सिर्फ आप कैपिटल एम भी लिखेंगे तो भी अंडरस्टूड है कि वो रेडिकल कैटायन ही है। अब इसका हम मास कैसे कैलकुलेट करेंगे कि रेडिकल कैटायन जो है चार्ज उसको यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। अब इसका हमें मास देखना है कि ये हमारे मास स्पेक्ट्रम में किस m/e वैल्यू पे रिकॉर्ड होगा। बहुत सिंपल है, कार्बन काउंट कर लीजिए कितने कार्बन है, इसमें 2 कार्बन है, एक का वेट 12 होता है AMU यूनिट, तो उसको 12 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 24। एक ऑक्सीजन है Da, तो उसमें 16 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 16। हाइड्रोजन इसके अंदर 6 हैं बाय 6, सबको टोटल कर दीजिए 46, और यूनिट पॉजिटिव चार्ज मीन्स E की वैल्यू जो है वो 1 है। यहाँ पे एक चीज और बताना चाहूंगी कि जो चार्ज है वो उसके लिए 2 सिंबल यूज किए जाते हैं। उसके लिए E सिंबल भी यूज करते हैं और स्मॉल z सिंबल भी यूज करते हैं। तो कहीं पे E लिखा हुआ है, कहीं पे Z लिखा हुआ है, वो इसलिए लिखा है कि कभी आपको कंफ्यूजन ना हो कि चार्ज के लिए कौन सा नोटेशन यूज कर रहे हैं। अभी मैं E यूज कर रही हूँ, हो सकता है आगे मैंने कहीं पे Z लिखा हो। तो m/e दैट इज द मास बाय चार्ज रेशो। चार्ज जो है यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो 46 डिवाइडेड बाय 1 मीन्स 46। सो हमको जो स्पेक्ट्रा में मॉलिक्यूलर आयन की पीक मिलेगी वो हमें 46 m/e वैल्यू पे मिलने वाली है। इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल लिया एसीटोन। एसीटोन में यहाँ पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, पाई भी हैं, और ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है। नाउ अगेन n इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए पाई इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में जो मॉलिक्यूलर आयन फॉर्मेशन के लिए इलेक्ट्रॉन का लॉस्ट होगा वो हमारे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से होगा। अब इसका हमें मास कैलकुलेट करना है, सेम प्रोसीजर, 3 कार्बन 12 × 36, ऑक्सीजन 1 16, 6 हाइड्रोजन 6, वैल्यू आ गई 58। इट मीन्स इसका मास बाय चार्ज कितना हुआ, यूनिट पॉजिटिव चार्ज 58 डिवाइडेड बाय 1, दैट इज it will be recorded at m/e value 58. बेंजीन, now बेंजीन सिग्मा इलेक्ट्रॉन एंड पाई इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकलने वाला है, डेफिनेटली पाई बॉन्ड में से निकलने वाला है। तो पाई इलेक्ट्रॉन निकला, इसका हमने मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कर लिया। 6 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, वेट आता है 78, और ये 78 मास हो गया, चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज 78 पे हमें मॉलिक्यूलर आयन पीक मिल जाएगी, जैसे कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर रहे हैं मॉलिक्यूलर आयन पीक को। थर्ड एग्जांपल है, अगेन दिस इज एल्कीन।
यहाँ पे भी पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन के लॉस होने से मिलेगा, और ये हमें मॉलिक्यूलर आयन पीक मिलेगी 84 पर। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अगर आपसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लैब में कहा जाए कि आप नाइट्रोजन की प्रेजेंस मालूम कीजिए, तो आप लेसिटिन टेस्ट करोगे, सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाओगे, पहले कंपाउंड लोगे, उसका फ्यूजन करोगे, उसके बाद फ्यूजन ठीक से होता है कि नहीं होता, और नाइट्रोजन का टेस्ट आना बहुत ही मुश्किल हो जाता है ना। और प्रूशियन ब्लू कलर आ जाए तो बहुत खुश हो जाते हैं कि हाँ नाइट्रोजन प्रेजेंट है हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में। पर मास स्पेक्ट्रम है जो कि हमको ये बताता है कि नाइट्रोजन प्रेजेंट है और ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑड नंबर ऑफ नाइट्रोजन अगर प्रेजेंट है तो उसकी प्रेजेंस बता देगा। इवन नंबर नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो उसकी प्रेजेंस नहीं बता पाता। तो सबसे पहली चीज, अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है और उसमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑड नंबर ऑफ नाइट्रोजन अगर प्रेजेंट है, तो उसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो ऑड होता है। देखिए एग्जांपल, एसिटोनाइट्राइल, इसका जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, नाइट्रोजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन जब हम 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बम्बार्ड करेंगे इलेक्ट्रॉन के साथ में, वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी लॉस्ट। वो कहाँ से निकलेगा? नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वहां से निकला, मॉलिक्यूलर आयन बन गया, थेटिकल कैटायन जिसको कहते हैं, और इसका मास कैलकुलेट कीजिए। यूनिट पॉजिटिव चार्ज है 41। हमने ये कंफर्म कर लिया इस एग्जाम्पल से कि अगर ऑड नंबर ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट हैं कंपाउंड में तो उसका मॉलिक्यूलर वेट ऑड होगा, और अगर ऑड m बाई मॉलिक्यूलर आयन पीक ऑड m बाई ई वैल्यू पे मिल रही है, इसका मतलब 100% है कि हमारे कंपाउंड में ऑड नंबर ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट हैं। पर अगर इवन है तो ये रूल काम नहीं करता। मेटाफिनिलीन डायमीन और ऑर्थोफिनिलीन डायमीन, ऑर्थोफिनिलीन डायमीन इसमें देखिए 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट हैं, इसका मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करा 108 आता है। तो थंब रूल क्या है? इफ मॉलिक्यूलर आयन पीक इज सीन एट odd m by e value, it means that odd number of nitrogen atoms are present in the molecule. This is the thumb rule. एक और वर्ड आया, अभी तक हमने मॉलिक्यूलर आयन पीक का वर्ड का यूज करा। अब एक और वर्ड आता है बेस पीक। ये एक टिपिकल मास स्पेक्ट्रम है। किसका है अभी अब छोड़ देते हैं उसको। तो मास स्पेक्ट्रम क्या है? इट इज द रिलेटिव अबंडेंस वर्सेस मास बाय चार्ज। एक्स एक्सिस पे मास बाय चार्ज, यहाँ पे देखिए मैंने m बाय z लिखा हुआ है। z इज चार्ज, E लिखूं या z लिखें बात एक ही है। और y एक्सिस पर रिलेटिव अबंडेंस कि कौन का आयन के कितनी ज्यादा अबंडेंस है जो फ्रेगमेंटेशन से बने हैं, तो वो प्लॉट करते हैं। जो पीक की हाइट सबसे ज्यादा होती है उसको हम बेस पीक कहते हैं, और इस बेस पीक को 100% देते हैं अबंडेंस, और इसके रिलेशन में दूसरे पीक्स की जो अबंडेंस है वो कैलकुलेट की जाती है। तो मॉलिक्यूलर आयन पीक कौन सी है? जहां पे कि हमको मॉलिक्यूलर वेट के कारण जो पीक मिल रही है हमको, वो मॉलिक्यूलर आयन पीक है। मॉलिक्यूलर आयन जो जिसमें कि सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है, बाकी को कुछ नहीं टूटा है, रेडिकल कैटायन है वो। बेस पीक वो पीक है जिसकी की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है मास स्पेक्ट्रम में, वो बेस पीक कहलाती है, और इसकी इंटेंसिटी 100% देते हैं, और इसके रिलेशन में दूसरे पीक्स की इंटेंसिटी को निकाला जाता है। ये नाइट्रोजन रूल का बताया स्पेक्ट्रा है CH3CN का। 41 पे हमको इसकी मॉलिक्यूलर आयन पीक मिल रही है। मॉलिक्यूलर आयन पीक 41 पे है, मतलब कि ऑड है। ऑड है मतलब इसमें ऑड नंबर ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। इवन यहाँ पे मेटाफिनिलीन डायमीन, इसके लिए क्योंकि 2 नाइट्रोजन है तो मॉलिक्यूलर आयन पीक हमको 150 पे मिल रही है। अब जो एटम्स एलिमेंट है
उसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, दो चीजें। एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन हम जानते हैं, एटॉमिक मास प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ये यहाँ पे जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे पास में जितने एलिमेंट हैं उनके एटॉम जो है उसके मोनो आइसोटोपिक नहीं है, एक से अधिक आइसोटोप्स हो सकते हैं। लाइक कार्बन, जो कार्बन 12 है वो नेचर में 98.89% है, पर कार्बन 13 मतलब उसका एटॉमिक नंबर तो सेम है बट एटॉमिक मास 1 पॉजिटिव यूनिट ज्यादा है, मतलब एक न्यूट्रॉन उसमें ज्यादा है C12 के कंपैरिजन में, इसलिए उसका मास है वो C13 हो गया। और वो नेचर में कितना मिलता है? 1.11%। दैट इज कार्बन 12 की जो रिलेटिव नेचुरल अबंडेंस है उसको हम इस तरह से बोलते हैं, C12 की जो नेचुरल अबंडेंस है वो 98.89% है, पर जो C13 आइसोटोप है कार्बन का वो भी मिलता है और उसकी परसेंटेज क्या है? 1.11%। अगर 100 मॉलिक्यूल है तो 98.89 C12 होंगे, 1.11% C13 भी होगा। ठीक, इसका बहुत यूज होगा आगे। हाइड्रोजन जो है वो 99.99% 1 है, और ड्यूटेरियम जो उसका आइसोटोप है वो जस्ट जहां मास 2 है वो 0.01% है, मतलब नेग्लिजिबल अमाउंट है। नाइट्रोजन में जो नाइट्रोजन 15 है 0.36% है। ऑक्सीजन जो है वो 0.04%, ऑक्सीजन 17 जो है 0.04% है। पर जब हम हेलोजेंस के केस में आते हैं, क्लोरीन 35 जो है वो 75.53 है नेचुरल अबंडेंस उसका, और क्लोरीन 37 जो है वो 24.47% है, मतलब काफी कंट्रीब्यूशन है Cl37 का। ब्रोमीन में आते हैं तो और भी नेचुरल अबंडेंस बढ़ जाता है, जो 79 Br79 है उसका नेचुरल अबंडेंस है 50.52, और जो ब्रोमीन 81 है उसका नेचुरल अबंडेंस है 49.48। तो जो H2 है या नाइट्रोजन 15 है या ऑक्सीजन 17 है, इनका जो हेवियर आइसोटोप है उनका जो नेचुरल अबंडेंस है वो बहुत कम है, उनका कंट्रीब्यूशन बहुत कम होगा। पर जैसे ही हम हेलोजेंस पे आते हैं, क्लोरीन पे आते हैं, वहां पे जो Cl37 है उसका नेचुरल अबंडेंस 24.47 है, और ब्रोमीन 79 जो है उसका ऑलमोस्ट 50-50% हो गया। 79 जो है 50% और 81 जो है वो 50%। अब ये जो चीजें हैं, ये आइसोटोप्स जो हैं, हेवियर आइसोटोप, ये किस तरह से मास स्पेक्ट्रा में शो होते हैं? डेफिनेटली होंगे, क्योंकि हम मास स्पेक्ट्रा क्या है हमारा? इट इज द प्लॉट ऑफ मास बाय चार्ज वर्सेस रिलेटिव अबंडेंस। एग्जाम्पल देखिएगा, बहुत सिंपल एग्जाम्पल लिया, CH4, कार्बन 12, हाइड्रोजन, मास 1 के हिसाब से लिया हमने, तो इसका जो मॉलिक्यूलर आयन पीक मिलेगी वो हमको m/z या m/e जो कुछ कहना चाहें वो 16 पे मिलेगी, मास बाय चार्ज, क्योंकि यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा एक इलेक्ट्रॉन निकलने पर, तो मॉलिक्यूलर आयन पीक हमको मास बाय चार्ज 16 पर मिलना चाहिए। पर हमको ये भी मालूम है कि 1.1% C13 कार्बन भी है, उसकी C13 कार्बन की नेचुरल अबंडेंस 1.1% है, तो ये तो प्रोबेबिलिटी है कि किसी ना किसी मॉलिक्यूल में C13 कार्बन भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, 98.89 में C12 कार्बन प्रेजेंट था, पर 1.1% में तो C13 कार्बन भी प्रेजेंट है, और C13 कार्बन अगर प्रेजेंट है तो मास वहां पर 1 यूनिट मास ज्यादा हो जाएगा। अब हमको मॉलिक्यूलर आयन P16 के साथ में 17 पर भी मिलेगी। इस पीक को हम कहेंगे M+1 पीक।
M मीन्स मॉलिक्यूलर आयन पीक। 1 क्यों लगाया? क्योंकि 1 मास यूनिट हायर M से मिल रही है हमको। हमारा M कितने पे मिलना था? 16 पे मिलना था। 16 की जगह अब हमको एक और पीक मिल रही है 17 पे। 17 पे क्यों मिल रही है? क्योंकि हमको मालूम है कि कार्बन C13 भी होता है। हाइड्रोजन का तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है क्योंकि H2 जो है वो उसका नेग्लिजिबल कंट्रीब्यूशन है। तो ये जो 1 मास यूनिट बढ़ा, ये किसके कारण बढ़ा? कार्बन जो कि C13 प्रेजेंट है उसके कारण बढ़ा। तो एक और हमको पीक मिलेगी मास बाय चार्ज रेशो 17, और इस पीक को हम कहेंगे M+1 पीक। M+1 पीक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे ये दिखती बहुत कम, इसका इंटेंसिटी इतनी कम है कि बहुत ज्यादा विजिबल नहीं होती। हाई रेजोल्यूशन जब स्पेक्ट्रा निकाला जाता है तो उसमें ये विजिबल होती है। और अगर M+1 पीक हमें मालूम पड़ जाए, सपोज मेरे कंपाउंड में 7 कार्बन एटम्स हैं, तो M+1 पीक की इंटेंसिटी जो होगी M पीक से 7.7% होगी। और 7.7% जब हमने देखा तो फौरन एक हमारे दिमाग में ये आ जाएगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कहीं ना कहीं 7 कार्बन प्रेजेंट होने चाहिए, क्योंकि M+1 पीक जो है वो उसकी रिलेटिव इंटेंसिटी जो है 7.7% है ऑफ M। दूसरा केस देखें जहां पे क्लोरीन प्रेजेंट है। क्लोरीन कार्बन 12 हमने मान के चला, और क्लोरीन 35। नेचुरल अबंडेंस C35 का जो है वो ऑलमोस्ट 75% है, और कार्बन जो है 98.89% है। इसकी जो मॉलिक्यूलर आयन पीक मिलेगी वो हमको 50 पे मिलेगी। पर इसके स्पेक्ट्रा में, मिथिल क्लोराइड के स्पेक्ट्रा में हमको एक पीक और मिलती है जिसका कि मास बाय चार्ज जो वैल्यू है वो 52 है, मतलब कि 2 मास यूनिट ज्यादा है। अब 2 मास यूनिट ज्यादा कैसे हो गया? उसका आंसर है कि उसके अंदर क्लोरीन जो प्रेजेंट है वो 37 प्रेजेंट है, तो M/2 पीक मिल गई। तो बहुत सिंपल हो गया, हमें M पीक दिखी और साथ में M+2 पीक दिखी। M+2 2 मास यूनिट हायर जो एलिमेंट्स हैं जिनके आइसोटोप्स में 2 मास यूनिट का डिफरेंस है, वो भी हमने देखा, वो क्लोरीन और ब्रोमीन है। क्लोरीन 35, क्लोरीन 37, ब्रोमीन 79, ब्रोमीन 81। अब सवाल ये उठता है कि ये क्लोरीन है कि ब्रोमीन है, ये कैसे मालूम पड़ेगा? मास स्पेक्ट्रा इसका भी आंसर देता है कि मिलेगा। क्यों? क्योंकि नेचुरल अबंडेंस जो है वो क्लोरीन 35 की 75% है, क्लोरीन 37 की 25% है, इसलिए M पीक जो होगा वो 3 टाइम्स होगा और M+2 पीक जो होगी वो 1 होगा, तो रेशियो हो जाएगा 3.1। देखिए कितना सिंपल हो गया। पहले तो उसने ये बता दिया मास स्पेक्ट्रा को देख के कि M और M+2 पीक दिखी तो क्लोरीन ब्रोमीन में से कुछ हो सकता है, क्योंकि इनके जो आइसोटोप्स हैं, हेवियर आइसोटोप, उनका रिलेटिव अबंडेंस बहुत ज्यादा है। दूसरी चीज ये भी बता दी कि वो कौन सा हैलोजन है, वो क्लोरीन है कि ब्रोमीन है। अगर M और M+2 पीक का जो रेशो है वो 3:1 है, 100% वो क्लोरीन है। और वही अगर ब्रोमीन है तो 1:1 होगा। क्यों? क्योंकि ब्रोमीन 79 ऑलमोस्ट 50% है, ब्रोमीन 81 वो भी ऑलमोस्ट 49 पॉइंट समथिंग, तो मीन्स 50%। तो रेशो जब रिलेटिव अबंडेंस लाइटर आइसोटोप और हेवियर आइसोटोप का रिलेटिव अबंडेंस 1:1 है, तो जो हमें पीक मिल रही है M पीक और M+1 पीक, M पीक जो है उसके अंदर सारे के सारे वो आइसोटोप्स हैं जिनका कि लाइटर आइसोटोप है, और M++ के बाद जो आएगा वो हेवियर आइसोटोप का कॉन्ट्रीब्यूशन। तो जब हम M की बात करते हैं मतलब C12 है और ब्रोमीन 79 है, लाइटर आइसोटोप है। जब हम M+2 का बात कर रहे हैं, इसका मतलब कि ब्रोमीन जो है वो हेवियर आइसोटोप है, मतलब 81 के फॉर्म में प्रेजेंट है, और कार्बन अभी 12 ही लिया। आपके दिमाग में एक बात आ सकती है, क्या किसी कंपाउंड में ऐसा नहीं हो सकता कि जो ब्रोमीन है वो 79 हो और कार्बन जो है C13 हो?
क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। इसका मतलब हमें कहाँ मिलेगा पीक, कहाँ मिलेगी? m+1 की पीक मिलेगी, और वो पीक हमें मिलेगी 95 पर, उसको हम कहेंगे m+1 पीक, क्योंकि 1 यूनिट मास ज्यादा है, मतलब उसमें, उस आयन में कार्बन 13 प्रेजेंट है। हेवियर आइसोटोप कार्बन का है, ब्रोमीन का नहीं है। अगर अब आप बोलेंगे कि ऐसा भी तो हो सकता है कि कार्बन भी C13 हो और ब्रोमीन भी हायर आइसोटोप हो, 2 मास यूनिट, तो हमें क्या मिल जाएगा? m+3 मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर उनके रिलेटिव इंटेंसिटी जो होगी वो बहुत कम होगी, उनको रिकॉग्निशन उसका प्रॉब्लम होता है। पर सबसे ज्यादा जो रिकॉग्निजेबल, जिसको कि हम पहचान सकते हैं, जो मास स्ट्रक्चर में जो हमको बहुत क्लियर कट नजर आएगा, वो मिलेगा हमको m और m+2 और 1:1 रेशो में। अगर ये दो पीक्स हैं, इसका मतलब ये है कि इसमें ब्रोमीन प्रेजेंट है। बेंजीन, बेंजीन में m और m+1 पीक दिखाई है। m पीक हमको 78 पे दिख रही है और m+1 पीक 79 पे। मीन्स कोई ना कोई, ये पॉसिबल नहीं है कि 6 के 6 कार्बन जो है वो C13 हो, क्योंकि रिलेटिव अबंडेंस इतनी नहीं है सी हेवियर आइसोटोप की कि एक ही कंपाउंड में जो जितने कार्बन है वो सारे C13 हो। दैट इज नॉट पॉसिबल। तो कोई भी एक कार्बन जो होगा वो C13 में होगा। टाइम हो गया। तो ये Cl का स्ट्रक्चर दिखाया है ना, यहाँ पे देखिए बिल्कुल क्लियर कट दिख रहा है। 112 पर एक हमें दिख रही है पीक, और दूसरी पीक m+2 की पीक 114 पे नजर आ रही है। रेशो है 3:1। इसका मतलब यह है कि 100%, यदि हम वहाँ पे ना भी लिखें कंपाउंड कौन सा है, तो भी हम ये देख के बता देंगे कि m और m+2 पीक को देख के कि ये क्लोरीन प्रेजेंट है। ब्रोमीन 122 प्लस 124 पे m+2 पीक दिख रही है। दोनों बिल्कुल बराबरी के, रिलेटिव इंटेंसिटी 1:1 है, और इसलिए यहाँ पे ब्रोमीन प्रेजेंट है। चलिए, टाइम बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। इसके आगे की कहानी हम कल सवेरे 10 बजे पढ़ते हैं। थैंक यू। और जो भी आपके क्वेश्चंस हो कर लेके आइएगा, हम उनको भी सॉल्व करने की कोशिश करें। थैंक यू।